हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस। देखते हैं कि फ्रांस में सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी देखते हैं। वहाँ पर समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कहा जाता था। ये लोग चर्च से जुड़े हुए लोग थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी हुआ करती थी। इन लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, लैंड हुआ करता था इनके पास में। अगर हम इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर जिस तरह ज़मींदार हुआ करते थे, लंबरदार हुआ करते थे, बड़े बड़े ओनर्स जो हुआ करते थे लैंड के, उन्हीं को हम नोबिलिटी कहा करते हैं। एंड देन वी हैड द थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में हमें जनरली देखने के लिए मिलेगा, पीजेंट क्लास देखने के लिए मिलेगी वहाँ पर। और ये लोग लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर एट्सेट्रा हुआ करते थे। जब इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो तकरीबन 270 लाख लोग थे वहाँ पर। जब हम नोबिलिटी की बात करेंगे तो तकरीबन 4 लाख लोग थे उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और क्लर्जी में तकरीबन 1 लाख लोग हुआ करते थे। जहाँ तक टैक्स पे करने की बात है तो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे किया करते थे वहाँ पर। हालांकि क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास जो थी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, लेकिन वो टैक्स नहीं पे किया करते थे। टैक्स पे सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही किया करते थे। अगर हम इसको इस पिक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि जो थर्ड स्टेट का आदमी है वो लोग क्लर्जी और नोबिलिटी का बोझ उठाया करते थे। इसका मतलब है कि सारा बोझ जो था वो थर्ड स्टेट के लोग उठाया करते थे फ्रांस के अंदर। Okay, students, there is an important announcement for you. I will be conducting online doubt clearing session starting from first week of May 2025. It will be done every Sunday and the time is between 9 a.m. to 9:45 a.m. and it will be done through Google Meet. The languages used will be English and Hindi. The link is given below in the description. I strongly suggest you to join the online session if you want to clarify your doubts. Students, अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ऑनलाइन सेशन के ज़रिए बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को वहाँ पर क्लियर करूँगा। ये डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 से। ये हर संडे को कंडक्ट किया जाएगा और टाइमिंग्स हैं हमारे 9 AM से लेके 9:45 AM और ये गूगल मीट के थ्रू किया जाएगा। गूगल मीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो वो मुझे ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करें और मैं उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप टू सी यू इन माई ऑनलाइन सेशंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अबाउट द रूलर। तो कौन राजा था जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ? तो उसका नाम था लुई 16 एंड ही बिलोंग टू बर्बन डायनेस्टी। ये बर्बन डायनेस्टी को हुआ करते थे। मैंने पहले भी बताया था कि बर्बन डायनेस्टी के जो भी रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े तानाशाह हुआ करते थे। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारी एंटोनेट। यह है मारी एंटोनेट की तस्वीर।
They used to have a opulent life in the huge palace of Versailles. ये वर्ड वर्साई प्रोनाउंसिएशन की जाती है इसकी। वैसे लिखने में यह वर्सलिस लगता है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वर्साई। और ये बहुत ही बड़ा पैलेस हुआ करता था। तो इसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं हम लोग। यह है पैलेस ऑफ वर्साई। ये पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर एक रूम है जिसे हम लोग हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं। यह बहुत ही फेमस जगह है। तो दिस वाज अबाउट द रूलर ऑफ फ्रांस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ मोनार्क। वाई? तो जब लुई 16 राजा बनेगा 1774 में, तो वो देखेगा कि उसकी जो ट्रेजरी है, उसका जो खजाना है, वो खाली हो चुका है। तो वो खजाना खाली क्यों हुआ था वो देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू वॉर। सो फ्रांस यूज टू बी कॉन्स्टेंटली इन वॉर। ओके, तो लुई 16 खुद और उसके पहले के जो मोनार्क हुआ करते थे, वो हमेशा किसी न किसी लड़ाई में, किसी न किसी युद्ध में हमेशा शामिल रहते थे। तो इस वजह से उनका जो खजाना था वो खाली हो रहा था। पॉइंट नंबर बी, हेल्पिंग 13 अमेरिकन कॉलोनीज इन देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो इन लोगों ने अमेरिकन्स की हेल्प की थी ताकि वहाँ से ब्रिटिश कॉलोनीज को ख़त्म किया जा सके। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साई। अभी हमने थोड़ी देर पहले पैलेस ऑफ वर्साई देखा, बहुत बड़ा महल हुआ करता था। तो किसी भी बड़े महल को चलाने के लिए खर्चा भी उतना ही लगेगा। सो एक्सपेंस ऑफ रनिंग द कोर्ट, पेमेंट टू मिनिस्टर्स एट्सेट्रा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुआ करते थे। द क्वीन वॉज स्पेंडिंग अ लॉट। तो जो हमारी क्वीन हुआ करती थी मारी एंटोइनेट, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया करते थे। पॉइंट नंबर सी, एक्सपेंस ऑफ रनिंग यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। तो वहाँ पर और कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे और इंस्टीट्यूशंस थे जिसको चलाने के लिए पैसे खर्च हुआ करते थे। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट पेमेंट। 10% इंटरेस्ट टू द मनी लेंडर्स ऑन अ लोन ऑफ 2 बिलियन लेवर्स। तो लेवर्स वहाँ की करेंसी हुआ करती थी उस टाइम पर, और इन लोगों ने तकरीबन 2 बिलियन लेवर्स जो है वो लोन लिया हुआ था। तो अब उस पर 2 बिलियन लोन, जो लेवर्स का लोन था, उस पर उनको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो ये भी उनके खर्च में शामिल था। तो इस वजह से उनकी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी। पॉइंट नंबर 4, थर्ड स्टेट्स वेयर ओनली टैक्स पेयर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि थर्ड स्टेट जो थी वो सिर्फ टैक्स पे किया करती थी, और जो रिच एंड वेल्दी क्लास हुआ करती थी वो कोई टैक्स नहीं पे करते थे। इस वजह से जब लुई 16 मोनार्क बनेंगे फ्रांस के, तो वो देखेंगे कि उनका ट्रेजरी खाली हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। वहाँ लोगों की सिचुएशन क्या थे और वहाँ पर समाज में क्या चल रहा था, आर्थिक स्थिति क्या थी समाज में। देयर वॉज फ्रीक्वेंट सब्सिस्टेंस क्राइसिस। वहाँ पर जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वो बार बार हुआ करती थी, और ये जो ओल्ड रेजिम है इसमें ये चीज़ बार बार देखने के लिए मिलती थी। नंबर 2, देयर वॉज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और इस तरह से उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही मुश्किल से गुजर रही थी। पॉइंट नंबर 3, द वेजेस ऑफ पीपल वेर वेरी लो। जो लोग काम किया करते थे, जिनके पास काम थी ऑलरेडी वहाँ पर, उनको भी वेजेस जो थी वो बहुत कम मिला करता था। एंड पॉइंट नंबर 4, फूड प्राइसेस वेर इंक्रीजिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर्स। और हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर्स हुआ करती थी, और इसकी वजह से क्या था कि सप्लाई ऑफ ग्रेन कम होती थी, और जिसकी वजह से मार्केट में ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ जाती थी। तो हमने ही देखा कि वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी फ्रांस की इस वीडियो में। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं
फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करूंगा। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने द थर्स्टी क्रो या प्यासा कौवा वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी। उसी अंदाज में मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी आपको बताऊंगा। जब आप इस स्टोरी को देखेंगे तो आपको ये स्टोरी समझ में आएगी, आपको पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो टाइमलाइन है, जो स्टोरी है, वो याद रहेगी। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।